हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके क्वेश्चन हम करेंगे। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को ज़रूरत है। मतलब ये हुआ कि हम ऐसा एक पाथ तैयार कर रहे हैं जिस पाथ से हम अपने टारगेट तक पहुंच सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। यानी हमारा मेन काम है कि नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम एक रिवीजन की तरह एक क्लास बना रहे हैं, रिवीजन की तरह एक क्लास ले रहे हैं कि रिवीजन की तरह जैसे मैंने अपने टॉपिक पहले पढ़ चुके हो। अब उस टॉपिक में से आपको क्या क्या बातें याद रखनी है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आइए हम इसमें सीखते हैं। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अगर ये तीन तीन चार बातें आप मैन याद रखते हो तो आप उसके क्वेश्चनों को इजी वे में आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये मेन बातें कौन सी है। आपको पता होना चाहिए स्टोर एनर्जी क्या होती है। स्टोर एनर्जी के बारे में आपको पता है। स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस। अगर ये चीजें आपको जानते हो कि ये क्या होती है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आप आसानी से कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसके क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर दोगे। अब हम इसको देखो जानते हैं कि ये क्या क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। हम्म, देखो स्टोर एनर्जी क्या होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें स्टोर एनर्जी की। ये स्टोर एनर्जी होती क्या है, आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है या फिर मैं कहूँ कि एक स्पेयर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस है आर। जैसे जैसे इस पे हम चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल इंक्रीज होती जाएगी। यानी पोटेंशियल जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम इस पे चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब हमें जानना है कि स्टोर एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए स्टोर एनर्जी को जानने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। यहां से यदि मैं कहूं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है अपने पास, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी और डी और क्यू। क्या हम इसको वर्क डन इक्वल टू एनर्जी के रूप में मान लें और ये हो जाएगा वी डी क्यू। क्लियर। यहां से हमें पता है कि सी क्यू इक्वल टू होता है सी और वी, तो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए। देखो क्यू इक्वल टू होता है सी वी, तो हमें वी की वैल्यू चाहिए, वो हो जाएगी क्यू बाई सी। क्या हम इसमें रख सकते हैं यहाँ पे, यानी क्यू बाई सी डी क्यू का इंटीग्रेशन यानी आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी इक्वल टू एनर्जी। यानी स्टोर एनर्जी कितनी आएगी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब इसमें एक छोटा सा नोट याद रखना है। नोट क्या याद रखना है, नोट ये याद रखना है कि जो स्टोर एनर्जी है वो जो स्टोर हो रही है वो वर्क डन का हाफ, यानी जो वर्क डन है आपके पास उसकी हाफ एनर्जी ही स्टोर हो रही है। कैसे, ये याद रखना आपको। जितनी जितना हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए वर्क कर रहे हैं, उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क कर रहे हैं, उसमें आधी एनर्जी तो उसमें स्टोर हो गई जो हम काम में ले लेंगे, आधी एनर्जी का लॉस हो गया। इसका मतलब जितनी एनर्जी स्टोर है उतना ही लॉस हुआ है। तो वर्क डन आधा ही, वर्क डन जो है उसका हाफ ही एनर्जी स्टोर हुई है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कॉमन पोटेंशियल की। ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कॉमन पोटेंशियल का मतलब होता है कि ये मान लीजिए ये अपने पास एक स्पेयर है और ये अपने पास एक स्पेयर है। अगर मैं कहूं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है। इसका चार्ज कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है। दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट करवा दिया। जैसे हम वायर से कनेक्ट करवाएंगे तो ये जो अगली कंडीशन आएगी वो क्या आएगी इसके पास, कि इसका जो चार्ज है कैपेसिटेंस तो C1 रहेगा, इसका चार्ज है वो अलग हो जाएगा जिसको हमने Q1 डैश लिख दिया, इसकी पोटेंशियल V हो जाएगी। इसका C2 है, Q2 डैश हो जाएगा और V हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम इसको वायर से कनेक्ट करवा देते हैं या कंडक्टर से कनेक्ट करवा देते हैं उसके बाद इसकी जो पोटेंशियल होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जब तक इसकी पोटेंशियल इक्वल नहीं होगी
तब तक इसमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं रुकेगा, मतलब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रेवल करता ही रहेगा। जैसे ही इसकी पोटेंशियल बराबर हुई, चार्ज ट्रेवल करना बंद कर देगा। ठीक है, अब यहां से अपन देखें तो पहले चार्ज कितना था, बाद में चार्ज कितना था। चार्ज में कभी भी हम जो वो कहते हैं ना, चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला जो प्रॉपर्टी है, उसमें हम कहते हैं कि ना तो चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही हम क्रिएट कर सकते। इसका मतलब चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज जो पहले था वही बाद में रहेगा। चार्ज का क्या हो गया, केवल और केवल ट्रांसफर हो गया है। तो चार्ज का ट्रांसफर किस प्रकार से है वो देखते हैं अपन। इसके पास जो चार्ज था वो कितना था अपने पास, Q1 की अगर हम बात करें तो वो था C1V, C1V1, यानी इस वाले पहले वाले ए वाले ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज था वो कितना था, चार्ज कितना था Q1 इक्वल टू C1V1। दूसरा चार्ज क्या है Q2 जो है C2V2। दूसरा चार्ज क्या है Q2 जो है क्या है C2V2। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो गया ये C1V1 प्लस C2V2। ये तो है पहले का चार्ज। ये वाली कंडीशन में चार्ज क्या आ जाएगा अपने पास, इस वाली कंडीशन में देखो Q डैश इक्वल टू तो आ जाएगा अपने पास C1V और Q2 डैश आ जाएगा C2V। अगर टोटल चार्ज की हम बात करें तो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू V। ये आ गया अपने पास सेकेंड। अब इसमें जो चार्ज जो है वो क्या नहीं हुआ, चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ। चार्ज कैसा रहा है, जो पहले था उतना ही रहा है। इसका मतलब दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आ गया अपने पास कॉमन पोटेंशियल। इसको याद रखना C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। कब, जब दोनों ही कैपेसिटर के सेम पोलरिटी, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर रखी है। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से कर रखी है तो फिर इसमें एक में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जिसमें डिफरेंस करेंगे इसका। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का मतलब है कि पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस। एनर्जी लॉस में आप एकदम सीधा सा फॉर्मूला याद रखो कि नई एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी 1/2 C इक्विलेंट V स्क्वायर, इक्विलेंट का स्क्वायर। मतलब इसको आप ऐसे याद रख लो, लॉस ऑफ एनर्जी U इक्वल टू 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक डायरेक्ट याद रखना आपने, 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये बात हुई अपने पास इसकी एनर्जी स्टोर की, कॉमन पोटेंशियल की और एनर्जी लॉस की। अगर ये चीज़ें हमें आती हैं तो हम आसानी से इसके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो करके देखते हैं कि हो रहे कि नहीं हो रहे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज U नॉट। पहले कितनी है इसके ऊपर U नॉट। इफ द स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की स्लेब को उसके अंदर इंसर्ट किया है, तो अब न्यू जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी अपने को बतानी। तो देखो, अगर हम बैटरी को जोड़े रखें और उस समय हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें भरें, उस कंडीशन में हमारे को चार्ज की वैल्यू तो इंक्रीज मिलेगी, यानी बढ़ेगी चार्ज की वैल्यू, और पोटेंशियल है वो सेम बनी रहेगी क्योंकि बैटरी अभी हमने लगा रखी है। और एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट उसमें नहीं आएगा। लेकिन कैपेसिटेंस उसकी चेंज होगी, यानी इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस के साथ साथ और क्या चेंज होगा उसका, भाई डिस्टेंस वगैरह अगर हम चेंज करें तो अलग बात है, वरना क्या होगी, कैपेसिटेंस उसकी चेंज होगी। अगर चार्ज कांस्टेंट है, किस कंडीशन में, जब बैटरी हटा ली, उस कंडीशन में चार्ज कांस्टेंट है। उस समय अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस फील्ड के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में चार्ज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कैपेसिटर क्या, कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज, और पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेके चलें तो
जब बैटरी को हटा लिया गया उसके बाद चार्ज के वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो चार्ज की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब हम एक एक वैल्यू को तो कांस्टेंट करते हुए चलें, एक को तो सेव करते हुए चलें। इसका मतलब फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर लें, यू नॉट इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी। चार्ज इसमें चेंज नहीं हो रहा। अब हमें पता है कि जैसे ही हम सी की वैल्यू की बात करें तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटर करेंगे या रखेंगे उसमें, तो सी की वैल्यू चेंज होगी। और चेंज कितनी होगी, नई एनर्जी आ जाएगी अपने पास 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी मल्टीप्लाई के। और ये वैल्यू तो हमारे पास किसकी थी, वी नोट की थी। तो यानी यू डैश इक्वल टू यू नोट बाई के, यानी नई एनर्जी क्या आ जाएगी, यू नोट बाई के, यू नोट बाई के, यू नोट बाई के। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, capacitor is charged by using a battery which is then disconnected. A dielectric slab then split between the plate, which result is, कौन सा रिजल्ट इसमें से करेक्ट है। जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, मतलब चार्ज अब कांस्टेंट हो गया, अब चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये पता है कि चार्ज चेंज नहीं होगा तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें चार्ज चेंज हो रहा है, उसको तो काट दो पहले ही। देखो, चार्ज ऑन द प्लेट इन द प्ले रिड्यूस्ड, मतलब चेंज होगा नहीं। इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द प्लेट, रिड्यूस इन द स्टोर एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से तो डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज कौन होता है, कैपेसिटेंस होता है इंक्रीज। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट रखते ही एनर्जी क्या होगी, यानी पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी कट। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस, डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, रिड्यूस इन स्टोर्ड एनर्जी भी। उसके बाद नो चार्ज, नो चेंज इन द चार्ज ऑन द प्लेट, प्लेट पे जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है अपने को, सही बात बता रहा है। और जो सही बात बता रहा है वही क्या है, सही आंसर है। जो सही बात बताएगा वो तो सही आंसर होगा। अगला, द एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द अरे इसमें तो फॉर्मूला ही पूछा है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी तो निकाला आपने, क्यू स्क्वायर बाई 2c। द एनर्जी स्टोर इन ए कंडेंसर of capacity C which has been raised to a potential V is given by, यानी C कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटर की पोटेंशियल V तक बढ़ाने के लिए हमें कितनी एनर्जी इसमें काम में लेनी है। ठीक है, स्टोर एनर्जी बतानी है अपने को। तो स्टोर एनर्जी कितनी होगी C के टर्म में। देखो एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, उसको भूलना नहीं है अपने को। ये जो वैल्यू है अपने पास, इसमें हमारे पास जो एनर्जी आई है, एनर्जी आई है U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। इसको दो टर्म में आप लिख सकते हो, दो टर्म में किस में लिख सकते हो, Q की वैल्यू क्या लिख सकते हो, C और V। देखो Q की वैल्यू क्या लिख सकते हो, CV। तो यानी यह क्या हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, एक तो ये हो गया फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, Q की जगह C की जगह क्या लिख सकते हो, V/Q। तो यानी आ जाएगा 1/2 Q और V दूसरे टर्म में। ये बस एक बार तो Q की जगह हमने ये वैल्यू रखी है CV, और दूसरी में हमारे पास C था, C की वैल्यू हमने लग दी Q/V, और दोनों को हमने सोल्व करके ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पर बात करें तो कौन सा आएगा, 1/2 CV स्क्वायर, C और V की 1/2 CV स्क्वायर, बहुत जगह काम आएगा अपने को। जैसे पोटेंशियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate if the distance between the plate is D, area of plate is A, energy stored in the capacitor is, एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर अभी हमने देखी थी कितनी होती है एनर्जी स्टोर, 1/2 CV स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो हम इसको बना लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन कैसे बनाओगे, सी क्या, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस, और पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस क्या होती है, ये होती है अपने पास ε0 A/D, ये हमने पहले पढ़ लिया। और इसमें V का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E.R मतलब ED। तो E का स्क्वायर और D का स्क्वायर, V इक्वल टू होता है E और D। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इसको तो ये लिखेंगे 1/2 ε0 E स्क्वायर A और D।
ऐसा कोई ऑप्शन हो तो बता दो। अगर इसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर दें, एडी का डिवाइड कर दें, या एडी को हटा दें यहाँ से, इसकी यूनिट वन कर दें इसको वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी ये एनर्जी डेंसिटी। अगर ये नहीं होगा तो एनर्जी डेंसिटी, ये है तो एनर्जी स्टोर। तो 1/2 ε0 A² AD। क्लियर। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। इट इज देन डिस्चार्ज थ्रो ए रेजिस्टेंस ऑफ फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक डिस्चार्ज कर रहा है, तब जाकर के उसने 10 वोल्ट को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसका मतलब अभी भी इसके पास 40 वोल्ट तो बचा हुआ है। तो एनर्जी का जो फ्रैक्शन है वो बताना आपको, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर। तो देखो पहले जो वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू एनर्जी स्टोर की, वो कितनी है, 1/2 C V²। वी का मतलब 50 का स्क्वायर 2500, इतनी जूल एनर्जी स्टोर कर रखी है उसने। फिर हमने कुछ खर्च करके पोटेंशियल, और फिर इसको चेक किया तो इसके पास एनर्जी बच रही है इतनी, भाई 10 तो खर्च कर दिया तो 40 बची, एंड 40 की पोटेंशियल के साथ हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1/2 CV² = U। ये वैल्यू निकल के आई अपने पास। इन दोनों का फ्रैक्शन अगर हम देखें तो एक से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, एक से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 1600/2500। अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही लो कि इसमें ये जो कॉमन वैल्यू है वो तो कट जाएगी, इसके अंदर ये 2 जीरो भी कॉमन है, ये भी कटेंगे, यानी ये 2 जीरो भी काट दिए हमने। फिर क्या बचा, 16/25, और ये आ जाएगा 0.64, 0.64 कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, closer drop is having the capacity C, potential V are combined to a form a big drop। 64 ड्रॉप थी, जिसपे चार्ज सब पे क्या था, सेम था, 64 थी, उसको मिला करके एक बना दी, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जितने भी चार्ज थे, क्यू इसके पास, क्यू इसके पास, क्यू इसके पास, क्यू इसके पास, इस प्रकार से 64 के पास 64 क्यू थे, वो सब इकट्ठा हो गए, तो कितना आ गया अपने पास चार्ज, 64 क्यू। इसको मत भूल जाना, है ना। देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड इन चार्ज 30 वोल्ट। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्ट इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, द एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम इज। पहले हमारे पास एक माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, उसको हमने उसका वोल्टेज 30 वोल्ट तक बढ़ाया, यानी उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई। उसके बाद हमने बैटरी को साइड किया और उसमें दूसरा 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर उसके साथ ऐड किया। जैसे हम उसके साथ ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, लेगा एनर्जी को, मतलब बांटेगा उसमें से। तो एनर्जी किस प्रकार से बटेगी, जिस प्रकार से या जिस रेशियो में उसकी कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटेंस जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में उनकी एनर्जी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा एनर्जी ले लेगा, जिसके पास कम कैपेसिटी होगी वो कम एनर्जी लेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे टोटल एनर्जी कितनी है, उसके बाद जिस दूसरे कैपेसिटर को हमने एनर्जी दी वो देख लो कितनी एनर्जी दे दी, उतना ही तो लॉस हुआ है। पहले जिसके पास जितनी एनर्जी थी उसमें से दूसरे को जितनी एनर्जी दी उतना ही तो उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ उसकी एनर्जी में। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिए पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी, 1/2 C, मतलब 1 10⁻⁻6 और 900, इतनी जूल इसके पास पहले एनर्जी थी इनिशियल। अब इस एनर्जी को इसको बांटना किस में, 1/2 में, मतलब मैं कहूंगी तो दोनों का मिला के रेशियो कितना हो गया, 3। यानी ये जो वैल्यू है उसको मैं यूआई बोल देता हूँ, यूआई। इसको बांटना है, टोटल कितना रेशियो हो गया, 3, तो मतलब 3 तो रेशियो हो गया। दूसरा जो कैपेसिटर है वो कितनी लेके जाएगा, मतलब उसकी तो 2 है कैपेसिटेंस, इसका मतलब 2 कैपेसिटेंस के बराबर एनर्जी वो क्या करेगा, लेके जाएगा। टोटल कितना था रेशियो, 3 की है। अब यानी इसमें मैं ऐसे रख दूं 2/3 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू 1/2 10⁻⁻6 और 900। अगर इसको 2 से 2 कट गया, ये 9 से 3, यानी ये आ गया 300 माइक्रो जूल। इतनी एनर्जी दूसरे वाला जो 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर था वो लेके चला गया। इसका मतलब इतना ही तो लॉस हुआ होगा जितना ये लेके गया। तो लॉस जो एनर्जी वो कितना है, 300 माइक्रो जूल, 300 माइक्रो जूल।
आराम से निकाल सकते हैं भाई। जितनी एनर्जी उसके पास पहले थी उस एनर्जी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसकी कैपेसिटेंस जो है उसके रेशियो में, और कैपेसिटेंस जो है उसके रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा अब कितनी बची, पहले कितनी थी अब कितनी बची। या फिर कहो जो दूसरे के पास चली गई वही उसका क्या लॉस है। दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लो। टू कैपेसिटर्स 3 माइक्रो और 4 माइक्रोफेरेड आर इंडिविजुअली चार्ज अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी। आफ्टर बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी दे आर कनेक्टेड टुगेदर with the negative plate of one attached to the positive plate of the other. What is the final total energy stored? फाइनल में जो एनर्जी है वो कितनी बची। देखो सबसे पहले हम बात कर लें कि इसको और इसको अलग अलग 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो इसके पास चार्ज आया होगा। फिर इन्होंने क्या किया कि अब 6 वोल्ट की बैटरी थी, हाँ ठीक है, चार्ज आया होगा। उस चार्ज को इकट्ठा करके हमने क्या किया, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव से जो ऐड किया, इसका मतलब चार्ज का क्या होगा, कुछ लॉस होगा। बचे हुए चार्ज के कारण क्या बनेगी, उसकी एनर्जी बनेगी, तो वो निकालनी अपने को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो अपन ने ये एक 3 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर था अपने पास 3 माइक्रोफेरेड, उसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया। सिक्स वोल्ट की बैटरी सेट कर दी। इसका मतलब इसमें चार्ज कितना स्टोर हो गया, इसमें चार्ज स्टोर हो गया Q1 इक्वल टू 3 × 6 माइक्रोकुलाम, यानी इसके पास चार्ज आ गया 18 माइक्रोकुलाम, 18 माइक्रोकुलाम। ठीक है, फिर हमने दूसरे को लिया और इसको बैटरी सेट किया। इसके पास है 4 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस और 6 वोल्ट की बैटरी है। इसके पास जो चार्ज है उसको हमने बोल दिया Q2 है, वो कितना होगा 4 × 6 माइक्रोकुलाम, यानी ये हो गया 24 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब एक की पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से ऐड किया तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट तो करेगा। कितना कैंसिल आउट कर देगा, जो बचेगा, यानी बचेगा कौन, ये वाला मान लो, चाहिए मान लो, यानी जो नेट चार्ज अपने पास बचेगा वो कितना आएगा 6 माइक्रोकुलाम, क्योंकि 18 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा 6 माइक्रोकुलाम। अब जो नई एनर्जी स्टोर आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, एनर्जी स्टोर को लिखते हैं 1/2 Q² Q²/C, लेकिन कैपेसिटेंस कितनी होगी 3 + 4, यानी कितनी होगी 7। यानी हम ये कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 Q² मतलब 36 मल्टीप्लाई माइक्रो की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻12 अपॉन सी की वैल्यू कितनी 7 माइक्रो फेरेड मतलब 10⁻⁻6। ये इसको काटें तो 18 टाइम, ठीक है। हाँ ये था ना Q²/2C वैल्यू आएगी, ये आएगी, हाँ। ये क्या हो गया 10⁻⁻6, यानी आ गया 18 10⁻⁻6/7, 7 से 2 बार 14, बच गया 4, तो फिर बच गया 35, बच गया 5, ये 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ए 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम 10 वोल्ट बैटरी 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, इंक्रीज इन एनर्जी विल बी, इंक्रीज इन एनर्जी विल बी। A 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, इंक्रीज इन एनर्जी विल बी। देखो पहले जो एनर्जी थी वो कितनी थी, ये लो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10 का हो जाएगा 100, इतनी एनर्जी थी इनिशियल एनर्जी। हमने लिखा 1/2 CV²। दूसरी एनर्जी कितनी आएगी 1/2 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 400। इसका मतलब अगर हम दोनों में से डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है अपने पास 1/2 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 300, तो ये वैल्यू काटेंगे तो 3 है 900,
900 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, जिसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जूल। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जूल, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जूल, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, उसको चार्ज कर दिया हमने जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। पहले स्विच एस को टर्न किया था इधर एक की तरफ और फिर टर्न कर दिया 2 की तरफ, यानी पहले जो था वो एक से जुड़ा हुआ था, यानी इससे क्या ले रहा था, ये एनर्जी ले रहा था। तो हम ये कह सकते हैं इसके पास एनर्जी कितनी आ गई पहले वाले के पास। तो एनर्जी का एक ही फॉर्मूला अपने पास 1/2 CV²। तो 1/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और चलो इसको 6 को क्यों लिखूँ एक बार में, आगे वाला भी माइक्रो ही है, मल्टीप्लाई V² मतलब V²। तो अगर हम यहाँ देखें तो V², इसकी स्टोर्ड एनर्जी आएगी माइक्रो जूल में, माइक्रो जूल इतनी एनर्जी स्टोर हुई। अब मैंने कहा ना कि इतनी एनर्जी इसके पास है, अब इसको शिफ्ट करके इसको दे दिया, मतलब बैटरी हट गई और बैटरी हट करके कैपेसिटर ऐड हो गया, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है 8 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब इन दोनों के रेशियो में इसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी मैं कह सकता हूँ इसका रेशियो 1 हो गया, इसका रेशियो 4 हो गया। तो 1/4 में इसको क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा, यानी टोटल कितना है 5, यानी टोटल रेशियो कितना है 5, और टोटल एनर्जी कितनी है V²। तो एक के लिए कितनी हो जाएगी V²/5, हमें कितना को देना है, इधर वाला 4 है। ये ध्यान रखना, इसको मैंने 1/4 मान लिया, यानी 2 से 1 बार 2 से 4 बार, तो 1/4 मान लिया, तो 1/4 कितनी एनर्जी अपने पास अब आ गई, यानी फाइनल एनर्जी जो है वो अपने पास आई है, जो उसके पास चली गई V²/5 मल्टीप्लाई 4, किसके पास चली गई, सेकंड वाले के पास। तो यही तो लॉस हुई है, जो सेकंड वाला लेके चला गया वही तो लॉस हुआ है, तो उसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। पहले कितनी थी V², अब कितनी है V² मल्टीप्लाई 4/5, सॉरी चली गई, तो इसका मतलब बची कितनी, अच्छा लॉस को निकालना, तो लॉस तो इतना हुआ है V² मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई V² इंटू 100, तो ये 20 से V² कट गया, 5 से 20 बार, यानी कितना आ गया 80%, 80%, कितना आ गया 80%, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से हमारे को क्या करना है, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमें चूज करके बताना है कौन सा इसमें गलत है। डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसको देता है, मैग्नेटिक फील्ड को। चोक कोयल प्योर इंडक्टर और उसमें रेजिस्टेंस ऐड होता है, ये इसकी वैल्यू Q²/2C होती है, ये वाली वैल्यू ठीक है। फिर बच गई कौन सी, फर्स्ट ही, फर्स्ट ही बचा इसका, ठीक है। तो पहला क्या है, गलत है। अगला देखो, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी एंड द एनर्जी स्टोर यू, बैटरी से चार्ज किया, एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है यू हो रही है, एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है यू हो रही है। द बैटरी इज नाउ रिमूव, बैटरी को हमने अलग कर लिया, फिर क्या करा, सेपरेशन डिस्टेंस जो है बिटवीन प्लेट इज डबल, जो डिस्टेंस है उसको हमने डबल कर दिया, 2D कर दिया। तो एनर्जी स्टोर नाउ इन, तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी, बैटरी को हटा लेने से चार्ज कांस्टेंट होता है, तो चार्ज को इंक्लूड करके रखना है इसके अंदर, यानी चार्ज जो हो वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो Q²/C, ये एनर्जी है, इसका मतलब चेंज कौन हो रही है C, C जो होती है वो वैक्यूम ही होती है ε0A/d। अब इसमें D को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, तो ε0A/2d, मतलब ये क्या हुआ, ये जो ये वैल्यू है वो पहले वाले की कितनी हो गई, हाफ हो गई, पहले वाले की कितनी होगी, हाफ हो गई, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो, यानी एनर्जी जो दूसरी वो आएगी 1/2, Q तो वो का वही है C, और /2 2 ऊपर चला गया, मतलब /2 ऊपर चला गया। अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ये Q की है, मतलब C' = 2U, C' = सॉरी U' = 2U, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एन, अच्छा रिस्पेक्टेड ड्यूरिंग द चार्ज,
यानी कितनी एनर्जी स्टोर होती है और कितनी उसमें से वेस्ट हो जाती है। तो बताया मैंने आपको, जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतनी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इसका मतलब फर्स्ट A1:1, फर्स्ट में बात कर ली थी इसकी तो हमने। नेक्स्ट, 10 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर इन द कैपेसिटर। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस कैपेसिटर में। तो ये तो सिंपल, अपने को क्या करना है इसका, 1/2 CV²। तो ये आ जाएगा 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 10, 10⁻⁻12, V² मतलब 2500। तो ये देखिए कितना हो गया 1 2 3, तो ये आ जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। ये इसको काटेंगे तो 12.5 10⁻⁻9, यह आ जाएगा 1.25 10⁻⁻8। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया, 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। क्लियर, आगे चलें। तो नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज हाफ। पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस थी d उसको कर दिया हमने हाफ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डबल देन द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, ये होता है मीडियम के लिए। अब C क्या होगा जब हम एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन R कर दें इंटू A डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को आधी कर दें, यानी D/2 कर दें। तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, यानी पहले वाली जो अपने पास कैपेसिटेंस थी मीडियम की, उसका कितना हो गया 4 टाइम हो गया। उसका कितना हो गया 4 टाइम, तो इंक्रीज बाई 4 टाइम, इंक्रीज बाई 4 टाइम। दिखा नहीं क्या आपको, ये देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। इसी प्रकार से का हो गया 2 एप्सिलॉन R को भी डबल किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डबल किया और डिस्टेंस को हाफ किया, तो डिस्टेंस को हाफ किया, 2 ऊपर चला गया तो 4 हो गया, यानी 4 टाइम क्या हो गया ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, 4 टाइम इंक्रीज। नेक्स्ट, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज अच्छा बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कंडक्शनर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, जैसे प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो हमें पता ना है कि जब बैटरी को हटा लें तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा डिक्रीज। तो ये इस प्रकार से हमारे पास आज को सीखने के लिए एनर्जी के ये क्वेश्चन थे, इसको हमने अच्छी तरीके से सीखा। आई होप कि आपको समझ आया। बड़े इजी वे में एक ऐसा वे हम तैयार कर रहे हैं जो अपने टारगेट तक पहुंचा सके। इसके लिए हमने ये क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही इजी वे में इजी तरीके से अटेम्प्ट करना बताया आपको। आई होप कि आपको समझ आएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।